उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले लगातार उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मियों की समस्याएं उठाई जाती रही हैं। इंजीनियर हरि किशोर तिवारी के द्वारा आप उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वर्तमान यदि देखा जाए तो आप एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। कारण है आपके द्वारा राज्य कर्मियों की समस्याओं के निदान का मुद्दा उठाते हुए एमएलसी के चुनाव में अपनी दावेदारी करने का। आप वर्तमान में मथुरा में मौजूद हैं और मथुरा में अपने चुनावी सरगर्मी के बीच में अपने मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ा जो प्रश्न उठ करके आता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी जितने भी हैं उनकी तमाम समस्याएं हैं जिनका निदान होना नितांत आवश्यक बताया जाता है, परंतु वो भी कहीं ना कहीं फाइलों तक ही सिमट कर रह जाता है। आज इंजीनियर हरि किशोर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के वो अभी तक राज्य कर्मियों के बीच में अपनी पहचान बनाते रहे हैं और अब क्योंकि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी अपने कदम आजमा रहे हैं, अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में एमएलसी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद में किन मुद्दों को लेकर अपने जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आप मथुरा आगमन रहा। सबसे पहले तो आपको टीवी 10 न्यूज़ के माध्यम से मैं पूर्व में ही आपको बधाई दूंगा कि आने वाले समय में आपकी जीत आश्वस्त रहे और आपके जिन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं निश्चित तौर पर वो आप सभी आराम से उनको हल कराएं और राज्य कर्मियों के बीच में जो आपकी छवि है वो बदलती जारी रहे। किन किन मुद्दों को लेकर के आप इस समय मथुरा में आए हैं? राज्य कर्मियों की विभिन्न समस्याएं पूर्व में कई बार उठाते रहे हैं, किन किन समस्याओं को मुख्य रूप से आपने अभी तक उठाया? देखिए, तमाम सारी समस्याएं कर्मचारियों की रहती हैं उत्तर प्रदेश में और वो हम लोग उसमें लड़ते रहते हैं। बड़े बड़े आंदोलन हम लोग करते हैं, पूरा प्रदेश बंद करने का प्रयास हम लोग करते हैं। अभी आपने देखा पुरानी पेंशन व्यवस्था के ऊपर पिछले वर्ष हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए थे और सरकार को बिल्कुल पंगु करने का काम किया था हम लोगों ने। तमाम वार्ताएं हुई, कुछ सुधार भी हुए, लेकिन अभी पुरानी पेंशन व्यवस्था तक हम लोग नहीं पहुँच पाए। उसके लिए हम लोग दोबारा आंदोलन करने का फिर से मन बना रहे हैं। अभी आपने देखा कि तमाम सारे महंगाई भत्ते हमारे काट दिए गए, कोरोना के बहाने सरकार ने काट दिए। महंगाई भत्ता जो मिलता है वो महंगाई के सापेक्ष, महंगाई का सूचकांक बढ़ता है उसके सापेक्ष कर्मचारियों को या किसी को भी मिलता है। आप देख रहे हैं महंगाई बराबर बढ़ रही है और आप कहते हैं हम महंगाई का सूचकांक नहीं मानेंगे। ये दोनों बातें नहीं हो सकती। हमको अगर महंगाई नहीं बढ़ानी है, आपको मत बढ़ाइए, आप मत बढ़ने दीजिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। लेकिन अगर महंगाई बढ़ेगी तो हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो निश्चित है, अंग्रेजों के ज़माने से निश्चित है, वो हमको मिलना चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर सरकार से कई बार बात हुई, मुख्य सचिव स्तर पर हमारी बात हुई, उन्होंने बुलाया भी। जब आपका पूरा का पूरा लॉकडाउन चल रहा था तो हम लोग बैठे और हम लोगों ने अपनी बात कही कि अब जब आपके पास पैसा हो तब आप हमको दे देना, लेकिन ये पैसा हमारा है और हमको मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं माना और न मानने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर, हमारे कर्मचारी समाज के ऊपर एस्मा लगा दिया, जो एक बड़ा आपराधिक रूप से हम लोगों को दबाव में लिया गया कि अगर आप कोई भी आंदोलन करेंगे तो आपको जेलों में डाला जाएगा। और यहीं तक नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ये आदेश नहीं हुआ कर्मचारी के ऊपर कि अगर आपने कोई भी बैठक सरकार के खिलाफ की तो आपके विरुद्ध कोविड-19 एक्ट लगाकर आपको बंद करने का प्रयास किया जाएगा। ये इस सरकार में कुछ चुनिंदा आईएएस बैठे हुए हैं जो सरकार चला रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, मेरा आरोप है सरकार के ऊपर कि ये कुछ आईएएस ही सरकार चला रहे हैं। तो वो लोग ये सरकार को भ्रमित करके इस तरह की हम लोगों के ऊपर थोपने का काम करते हैं, दबाव बनाने का काम करते हैं। कभी ना कभी हम लोग फिर से खड़े होंगे, सब एकजुट होकर खड़े होंगे और उनसे फिर बदला लेने का प्रयास करेंगे, अपनी सही बात सही प्लेटफॉर्म पर कहकर निदान कराने का प्रयास करेंगे। तिवारी जी, आपने जैसा कि अभी बात हो रही है, सिर्फ आपने अभी उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मियों की बातें की, तो एक सवाल उठता है मन में, आज के टाइम पर शायद संभवतः हर किसी के मन में एक सवाल आ रहा है कि जैसा कि कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज़ 19 नामक जो वायरस है, ये जहाँ हर जगह पर अटैक कर रहा है, लोगों के अपने चपेट में ले रहा है, ऐसे में क्या राज्य कर्मियों की कोई सुरक्षा को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? अमूमन हम भी कई जगहों पर जब खबर बनाने के लिए जाते हैं तो कई राज्यकर्मी हमें ऐसे विभागों में कर्मचारी कार्य करते हुए मिलते हैं जो इन चीज़ों से बिल्कुल विरक्त हैं। अभी तक उनके पास न तो मास्क को लेकर के गंभीर बने हुए हैं और ना ही सैनिटाइजर इत्यादि जो भी उसकी व्यवस्थाएं हैं उसको नहीं यूज़ हो रही है। और यदि ऐसे में कोई राज्यकर्मी चपेट में आ जाता है कोरोना के, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, बहुत सारे आदेश, मैंने पहले भी कहा कि सरकार आईएएस चला रहे हैं। आदेश तो हुए हैं बहुत सारे कि भाई कर्मचारी लोग आएंगे, आधे कर्मचारी एक बार में आएंगे, फिर बाद में दूसरे आएंगे।
ये सब बातें आई, उनको सैनिटाइज किया जाएगा, सैनिटाइज व्यवस्था की जाएगी। अभी आपने देखा सैटरडे और संडे को लॉकडाउन को किया गया, पूरे प्रदेश में किया गया, और सिर्फ इसलिए किया गया था कि सारे कार्यालय और मार्केट सैनिटाइज किए जाएंगे। क्या आपको कहीं दिखाई पड़ा सैनिटाइज होते हुए? मैं समझता हूँ कहीं नहीं हुआ। तो ये योजनाएं धरी की धरी रह गई सरकार की। यही व्यवस्था हमारे यहाँ कार्यालयों में है कि कार्यालयों में कोई भी व्यवस्था हमारी नहीं है सैनिटाइज करने की या किसी तरह की कोई भी सुविधा देने की नहीं है, और उसके बाद में कार्यालय खोल दिए गए। इसके कारण तमाम सारे लोग हमारे डेथ भी हो रही है, तमाम सारी हमारे पास बड़ी लिस्ट है जिसमें कि तमाम सारे शिक्षक कर्मचारी जो हमारे मृत्यु हो रही है जिनकी, और वो सब ये व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण हो रहा है हमारे यहाँ। तो ये तो कोरोना की बात रही। चलिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, हमदारी भी सिंपैथी इस तरीके हम भी चाहते हैं कि निश्चित प्रत्येक व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ जो रहा है या आने की जिसकी संभावना है वो भी सुरक्षा के लिए दृष्टिगत देखा जाना चाहिए। जब राज्य कर्मियों की बात आती है तो वर्तमान में सरकार का एक आदेश आता है जिसमें 5 वर्ष की संविदा की बात उठाई जाती है। इसको कितना सही मानते हैं आप? नहीं, ये तो बिल्कुल काला आदेश मानूंगा मैं सरकार का। इसमें आपने कहा कि 5 वर्षों तक हम आपको संविदा पर रखेंगे। हम अधीनस्थ चयन आयोग से आएंगे, हम किसी न किसी क्वालिफिकेशन के बाद आएंगे, हम टेट करेंगे, तमाम सारा बीएड करेंगे, तमाम सारी चीज़ें करेंगे, जो शिक्षक की योग्यता है वो सब करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम देंगे आपके हम। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद आप कहेंगे भाई हम तो संविदा की तरह आपको रखेंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? आप हमको वेतन नहीं देंगे, हमारी योग्यता के कारण हमको रखा गया है। ये कभी नहीं हुआ आज तक जो आज होने जा रहा है, और वो भी 5 साल तक रखेंगे। हर 6 महीने में हमारा देखेगा हर अधिकारी ऊपर का कि भाई आपने काम क्या किया है, उसकी समीक्षा की जाएगी। इसको दूसरे रूप में हम लेते हैं कि अगर अधिकारी ये चाहेगा कि गलत काम हम कराएं, और हमारे नीचे बैठे लोग अगर अकाउंटेंट वर्ग के हैं या इंजीनियरिंग कैडर के हैं, कहीं के भी लोग हैं, वो नीचे से फाइलिंग करेंगे, उसमें लिखेंगे कि ये नियम है और उसके तहत ये नहीं हो सकता है, तो वह अधिकारी कहेगा यही करके लाओ वरना तुमको निकाल के बाहर कर देंगे। तो ये महाभ्रष्टाचार का एक गेम इसमें चल सकता है। इसको सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़े बड़े आईएएसओं ने, अधिकारियों ने, जिनकी मैं पहले भी जिक्र करता रहा हूँ, इन्हीं लोगों ने अपनी मंशा पूरी करने के लिए, हमारे ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये व्यवस्था की है। इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। 1 साल 2 साल का प्रोविजन पीरियड होना चाहिए था, लेकिन वेतन, चूँकि वेतन निर्धारण है, अंग्रेजों के ज़माने से वेतन निर्धारण है। वेतन ऐसे नहीं बनता है, वेतन हमारे बच्चों के लिए बनाया जाता है कि भाई आपका स्ट्रेंथ कैसी है, आपका स्टेटस क्या है। क्लास 3 का अलग स्टेटस होता है, क्लास 4 का अलग स्टेटस होता है, क्लास 1 का अलग स्टेटस होता है। उनके लिए अलग अलग वेतन निर्धारण है कि आपके परिवार में बच्चे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, उनका वेतन मिलता है। ये वेतन खैरात नहीं मिलती हमको। लेकिन आपने 5 वर्ष हमारे ले लिए। अब आप समझिए आप केस को कि 40 वर्ष तक आपने उम्र बना रखी है हमारी कि 40 वर्ष तक आप सेवा कर सकते हैं, सेवा में आवेदन कर सकते हैं। 40 वर्ष तक की नौकरी आप भर सकते हैं फार्म, यानी 40 वर्ष के बाद आप सेलेक्ट होंगे। 5 वर्ष आपको रखा जाएगा संविदा पे, 10,000 रुपये महीने, 15,000 रुपये महीने मिलेंगे आपको। उसके बाद अगली सरकार आएगी, वो निकाल के बाहर कर देगी, या मैक्सिमम बच गए अगर आप किसी तरह से तो 5 साल अगली सरकार में रहेंगे, और उसके बाद 50 साल के बाद फिर एक आदेश आ जाएगा आपके ऊपर। वो आएगा कि आपको स्क्रीनिंग करेंगे हम, यानी फिर से 5 साल के बाद आपको हम एक्सरे मशीन के सामने खड़ा करेंगे और आपको देखेंगे कि आपके कितने खराब हो गए, और उसके बाद आपको निकाल के बाहर करने का फिर दबाव बनाना शुरू कर देंगे। जब आदमी अपनी नौकरी के अंतिम पड़ाव पे आएगा, जब लाइबिलिटीज़ आएंगी, जब बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, उस समय आपको निकाल के बाहर करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो काम कर रहे हैं आप, ये बड़ी विडम्बना की स्थिति है सरकार में। पता नहीं कौन इनको राय दे रहा है। अच्छा, मान लीजिए हमको आप मानते हैं कि हम लोग नहीं काम कर सकते 50 साल के ऊपर, फिर ये सांसद विधायक क्यों कर सकते हैं भाई? इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए ना। आप उनके लिए अलाउ करते हैं 75 साल तक, 80 साल, 100 साल तक, और हमारे लिए कहते हैं जो अनपढ़ गंवार भी होते हैं, उसमें से तमाम सारे लोग ऐसे भी चुने जाते हैं जो अनपढ़ भी होते हैं, और उनको आप कहेंगे नहीं साहब, बड़े बड़े क्रिमिनल भी आजकल राजनीति में आ रहे हैं, और उनके लिए आप कहते हैं नहीं साहब वो तो 75 साल, 80 साल, 100 साल तक, जब तक मर नहीं जाएगा तब तक वो रहेगा, और उनके पास काबिलियत रहती है पता नहीं कहाँ से। और हमारे लिए एक्सपीरियंस को, हमारे एक्सपीरियंस को कहते हैं कि नहीं आपके पास एक्सपीरियंस भले है लेकिन आप काम करने लायक नहीं, आप घर जाइए। तो ये स्थितियाँ बहुत विकराल हैं। एक तरह से इस लोकतांत्रिक प्रदेश में और देश में एक दुभाती की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ एक तरह बात करती है सरकार की जीएसटी करके पूरे प्रदेश में हम एक साथ, देश में पूरा एक सा नियम लागू करेंगे, वहीं इनका अलग अलग मापदंड है, हमारे लिए अलग है। इसी में आप देख लीजिए जो ये लागू हुआ है ये आदेश, इसमें कि आपने कहा है कि 5 साल तक हम रखेंगे, संविदा पर रखेंगे। इसमें हायर अफसर्स को, यानी पीसीएस के ऊपर के अफसर्स को नहीं रखा गया। भाई क्यों नहीं रखा गया? उनको भी रखिए। विधायक बनता है, उसको जरा भी जानकारी नहीं होती विधायक महानुभाव को हमारे, उसके बाद वही महानुभाव हमारे बन जाते हैं आपके मंत्री। क्या मंत्रालय की जानकारी उनको होती है? नहीं होती उनको जानकारी। उनको भी ट्रेनिंग कराइए, उनको वेतन मत दीजिए, ऐसे रखिए संविदा पर उनको। भाई वेतन दीजिए तो सबको एक साथ दीजिए। ये मनमानी नहीं हो सकती। राजा का देश नहीं है ये लोकतांत्रिक देश है हमारा।
तो इस तरह की तमाम सारी समस्याएं आई हम लोग सामने, बराबर बढ़ रही हैं। हम समझते हैं कि इस पर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ और कहीं ना कहीं अपनी सही बात को मनवाने का प्रयास करेंगे। तिवारी जी, बात हुई तमाम तरीके की। उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त परिषद बहुत बड़ा मंच है, इसके साथ में तमाम उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जुड़े हुए हैं। एक और मुद्दा सामने आता है कि जब पूर्व में भी लगातार इस तरीके की प्रक्रियाएं रहती है कि प्रत्येक राज्यकर्मी की वार्षिक रूप से चरित्र पंजिका तैयार की जाती है, अब उसको छमाई किए जाने की बात उठ रही है, तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद किस तरीके की भूमिका निभाएगा? ये कोई नया आदेश नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने में भी चरित्र पंजिका लिखी जाती थी, सभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की लिखी जाती थी, आज भी लिखी जा रही है। मंशा साफ होनी चाहिए। मंशा इस सरकार की बिल्कुल ख़राब है। वो इस मंशा से लिख रहे हैं, इस मंशा से सब कर रहे हैं कि हमें लोगों को छटनी करनी पड़े और हम संविदा पर, आउटसोर्सिंग पर बड़े बड़े ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट देकर, जो दिल्ली और बम्बई में रहते हैं, उनको लाभ देना चाहते हैं। आपने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लोग थे इस देश में, अंग्रेजों के ज़माने में उनकी कंपनियाँ थीं, वो कंपनियाँ चली गई। हमें लगता है कि दूसरे रूपों में फिर से अपने देश में आ गई। हमारी सरकारें चाहती है कि उनको फ़ायदा दें, हमारे लोग, बेरोजगार लोग जो हैं उनका शोषण करें और शोषण करने के बाद बड़े बड़े उद्योगपतियों को हम लाभ दे दें। ये स्थितियाँ आ रही हैं। चरित्र पंजिका में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी गलत मंशा से, जैसी मंशा साफ सामने दिखाई पड़ रही है, उस मंशा से ले रहे हैं। समयावधि में परिवर्तन करना, ये मंशा कैसी मानी जाती है? बिल्कुल गलत मंशा है। आपने देखा कि इसको हमें निकालना है, अब ये नहीं होगा। ये होगा कि किसको निकालना है उसकी रिपोर्ट खराब कर दी जाएगी। पहले नाम तय होगा निकालने वाला, फिर उसकी रिपोर्ट खराब की जाएगी और उसके बाद उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। इसमें साफ सुथरा कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा होगा। अगर इस प्रकार की भावना है जैसा अभी तक दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से अधिकारियों को भी झेलना पड़ेगा और हम लोग भी झेलेंगे और इसके लिए हम लोग खड़े होंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे और उसको पास लागू नहीं होने देंगे। आदेश हुआ है, ये बहुत पुराना आदेश है, कोई नया आदेश नहीं है, लेकिन इस सरकार द्वारा इसको एक अस्त्र बनाकर हम ये कहेंगे इस कोरोना काल में फिर से एक निकाला गया है और लोगों को दबाव में रखने का काम किया जा रहा है। आप ये बताइए कि 40 साल आपने रखा है कि 40 साल की उम्र तक लोग नौकरी में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 40 साल के बाद जो भर्ती करेगा उसको 5 साल पे आप संविदा में रखेंगे और उसके बाद फिर 50 साल के बाद स्क्रीनिंग शुरू कर देंगे, उसकी देखने लगेंगे कहाँ क्या गड़बड़ कर रहा है और निकाल के उसको बाहर कर देंगे। अगर ऐसा है तो फिर इन पॉलिटिकल लोगों को, इन राजनेताओं को, इन माननीय सांसदों को, माननीय विधायकों को क्यों रखा जाएगा? वो लोग कैसे काबिल हो जाएंगे 60 साल के बाद और 70 साल के बाद, 80 साल के बाद? ये प्रश्न बहुत बड़ा है। यानी इस लोकतांत्रिक प्रदेश में दो तरह की एक धाराएं चल रही हैं, दो तरह का सोच है लोगों के पास में, और हम समझते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं उच्च स्तर पे ये जो प्रदेश को चलाने वाले लोग हैं, ये राजनेता नहीं हैं, ये सब ब्यूरोक्रेसी है जो इसको चला रही है। वो कहीं ना कहीं इस तरह का काम करती है जिससे कि लोगों को लगे कि हम कर्मचारियों का उत्पीड़न करेंगे तो निश्चित रूप से जनता हमारी प्रसन्न होगी। तो ये चीज़ें आ रही हैं, इनका हम लोग विरोध करते हैं। वहीं एक बार आपने ये भी देखा है अभी कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं हमारे शिक्षकगण, उनको आप 15,000 रुपये में फिर से रख लेते हैं। भाई ये दो तरह की बात कैसे हो रही है आपकी? आपने एक तरफ कहा कि ये इस लायक नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं 15,000 में फिर हम रख लेंगे और उनको फिर हम पैसा देने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा कि सरकार करना क्या चाहती है, कौन सी पॉलिसी लाना चाहती है। तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ रहे इंजीनियर हरि किशोर तिवारी, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अभी तक उनके द्वारा कई बार राज्य कर्मियों की आवाज़ उठाई गई, राज्य कर्मियों की समस्याओं को लेकर के केंद्र और प्रदेश सरकार तक बात पहुंचाई गई और समस्याओं के निदान कराने का पुरजोर व्यवस्थाएं भी की गईं। टीवी 10 न्यूज़ के साथ उन्होंने तमाम प्रश्नों के जवाब दिए, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की और साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रश्नों के बेबाकी के साथ जवाब भी दिए। राज्यकर्मियों की विभिन्न समस्याएं भी उनके द्वारा उठाई गईं, भले ही वो 50 वर्ष के रिटायरमेंट की हो अथवा 5 वर्ष के संविदा की नौकरी को लेकर के हों। विभिन्न बिंदुओं पर और विभिन्न प्रश्नों का उनके द्वारा जवाब दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अभी तक उनके द्वारा कई बार आंदोलन किए गए और राज्यकर्मियों के प्रतिनिधित्व करते हुए समस्याएं हल करवाई गईं और अब वो एमएलसी के चुनावों में दावेदारी करते हुए निर्दलीय रूप में चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। देखना ये होगा कि राज्यकर्मियों की आवाज़ बुलंद करने वाले
इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी आने वाले समय में मतदाताओं के प्रेम को पाने के बाद में सदन में क्या राज्यकर्मियों की चेहरा बन पाएंगे, पहचान बन पाएंगे और उनकी आवाज़ वहां भी उठा पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मोहित चतुर्वेदी, टीवी 10 न्यूज़, मथुरा।